नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। कहां पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी और कहां गाड़ी 2040 पर आकर रुक गई। हालांकि उस वक्त भी यह बहुत क्लियर था कि सरकार भाजपा के गठबंधन वाली एनडीए की ही बनेगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन को तो 293 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत से तकरीबन 21 सीटें ज़्यादा थी। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं में उदासी इस बात को लेकर थी कि भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और अब सहयोगियों की कृपा पर मोदी को सरकार चलानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस में गजब का उत्साह था, बावजूद इसके कि पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। 99 सीटें ही मिली थी, लेकिन 99 सीटें मिलने पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे उत्साहित थे जैसे कि उनको 3/4 बहुमत मिल गया हो। जबकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस के इतिहास की ये तीसरी सबसे बड़ी हार थी। तो स्थिति ये थी कि सरकार बनाते हुए भी भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा थी, जबकि तीसरी बड़ी हार के बाद भी कांग्रेस में खुशी की लहर थी। कांग्रेस में खुशी की लहर इसलिए भी थी क्योंकि पार्टी को लगा कि फाइनली उन्होंने भाजपा के विजय रथ को रोक दिया है और यहाँ से भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी को लग रहा था कि जैसे वो हार कर भी जीत गए हैं। साथ में राहुल गांधी को यह भी लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार आसानी से नहीं चल पाएगी, मोदी इसको चला नहीं पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी उन्हें आसानी से सरकार चलाने नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में गलत साबित हुई है। सरकार लगभग वैसे ही चल रही है जैसे पिछले 2 टर्म में चल रही थी। सरकार वक्फ बिल भी संसद में ले आई, 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल भी पेश हो चुका है। हाँ, ये जरूर है कि बिल पार्लियामेंट्री पैनल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा है स्क्रूटनी के लिए, तो इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबके सुझाव से कोई आम सहमति बनती है तो अच्छी बात है। और इससे ये तो स्पष्ट है कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद भी भाजपा और नरेंद्र मोदी अपने कोर एजेंडे से पीछे नहीं हटी है और उन सारे एजेंडे को लेकर के बेधड़क आगे बढ़ रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो सहयोगी हैं, भले ये सारे बिल जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में गई हैं, लेकिन ये जो सहयोगी दल है वो उसका खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी की ये जो उनका जो अनुमान था कि नरेंद्र मोदी के लिए उनके सहयोगी मुश्किल खड़ी करेंगे और आसानी से वो सरकार नहीं चला पाएंगे, ये बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और भाजपा ने अपने कोर एजेंडे से भी समझौता नहीं किया है। उसके एजेंडे में जो बिल्स थे वो उसको संसद में लेकर के आ रही है और उसको पास करवाने का वो पूरी कोशिश कर रही है। अब देखिए, 4 जून के बाद राहुल गांधी के अंदर अहंकार इस कदर भर गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया। अपने सदस्यों को उकसाया कि व्यवधान पैदा करें ताकि नरेंद्र मोदी बोल नहीं सके। सोचिए, राहुल गांधी का अहंकार इस लेवल तक पहुंच गया था कि वो अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे। अगर आप उस समय की वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, देखकर समझ जाएंगे कि 99 सीट पाकर राहुल का अहंकार किस लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन राहुल के अहंकार का ये गुब्बारा उस वक्त फट गया जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा की तरह वहां भी कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस तो ये मान के चल रही थी कि हरियाणा वो एक तरह से चुनाव होने से पहले ही जीत चुकी है, लेकिन जब परिणाम आए तो उनके होश उड़ गए। पार्टी ने जीत की उम्मीद में वो राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर जलेबियों का बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया था, वो सब रद्द करना पड़ा। और चूंकि हार ने उन्हें बहुत बड़ा शॉक दिया था तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि ईवीएम की वजह से उनकी हार हो गई। अब क्या कहते, कहने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो जिस ईवीएम ने उन्हें 99 सीटें दी, उसी ईवीएम पर उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के हर आरोप का जवाब देकर उन्हें चुप करा दिया। और कांग्रेस की हालत तो जम्मू कश्मीर में इतनी खराब थी कि ओमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। जी, ओमर अब्दुल्ला ने साफ साफ ये कह दिया कि कांग्रेस को अपने प्रदर्शन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। देखिए, कश्मीर में जम्मू से तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। वहां पे ये उम्मीद थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देगी, लेकिन जम्मू में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, उसका कोई एमएलए नहीं जीत पाया। ये कांग्रेस के जो 6 एमएलए जीते हैं वो सब के सब कश्मीर घाटी से जीते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में
जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में कोई भी हिंदू एमएलए नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम हैं और वो सब वैली से जीत करके आए हैं। तो उमर अब्दुल्ला को लगा कि भाई कांग्रेस के साथ हमने चुनाव लड़ा, लेकिन वैल्यू एड क्या था कांग्रेस का? कांग्रेस से ये उम्मीद थी कि वो हिंदुओं के बीच उनको वोट मिलेगा, लेकिन हिंदुओं ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। जम्मू में तो वो अपना खाता ही नहीं खोल पाए। तो उमर अब्दुल्ला भी इससे काफ़ी नाराज़ रहे जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ये भी कह दिया कि जो ईवीएम का जो रोना रोते रहते हो, जब जीत जाते हो तो कहते हो कि भाई सब कुछ ठीक है और हार जाते हो तो कहते हो कि ईवीएम खराब है, तो वो उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि ये चीज़ तो नहीं चलेगी। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया कि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखो विधानसभा में फिर वो जीत गए। तो उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लताड़ लगाई ईवीएम के लिए, और उसके बाद ईवीएम के मुद्दे पे तो कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी कांग्रेस को लताड़ लगाई और ये कहा कि भाई क्या ईवीएम का रोना रोते रहते हो। मतलब उन्होंने कहा कि जब जीत जाते हो तो कुछ कहते नहीं, हार जाते हो तो ईवीएम करते हो। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इतने सारे चुनाव हुए हैं, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ईवीएम की वजह से कोई हार हो रही है। उसके बाद सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, उन्होंने भी कह दिया कि ये ईवीएम का रोना रोना अच्छी बात नहीं है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए, पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ कि राहुल गांधी का सपना, मोदी सरकार को अस्थिर करने का सपना पूरी तरह टूट गया। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर पार्टी जीत जाती है, जिसकी संभावना लोकसभा के परिणामों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इन दो राज्यों में कांग्रेस की हुई करारी हार ने न सिर्फ राहुल गांधी का सपना तोड़ दिया, बल्कि भारत की राजनीति को एक नई दिशा भी एक तरह से आप कहें तो दे दिया है। लोकसभा चुनावों के बाद राजनीति की जो दिशा कांग्रेस के फेवर में दिख रही थी, वो एकाएक भाजपा की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई जबरदस्त जीत ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के हौसले को एक बार फिर से बुलंद कर दिया है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से निराशा के गर्त में जाती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई हार ने इंडी गठबंधन के अंदर बिखराव तेज कर दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व को एक एक करके सारे घटक दल रिजेक्ट करते जा रहे हैं। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के अंदर राहुल गांधी का तख्ता पलट करना चाहती हैं, खुद को गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती हैं, और उन्हें तमाम बड़े और महत्वपूर्ण घटक दलों का समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव से लेकर लालू यादव और शरद पवार तक सब ये कह रहे हैं कि अब ममता को ही इंडी गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि हर कोई राहुल के अड़ियल रवैये से परेशान है। राहुल अपना अलग ही एजेंडा चला रहे हैं, अडानी और संविधान का, जबकि घटक दल ये चाहते हैं कि भाई किसी एक ही टॉपिक पर न रुका जाए, जनता के अलग अलग मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाए। लेकिन राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं, अड़ियल रुख है उनका। तो जहां राहुल गांधी की स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, वहीं नरेंद्र मोदी धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे हैं। अब खबर यह है कि इंडी गठबंधन के कम से कम 2 बड़े नेता पलटी मारने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। अभी उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से उनका मोह बिल्कुल भंग हो चुका है और वो अब मोदी के साथ मिलकर काम करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से संसद में नरेंद्र मोदी की ताकत और बढ़ेगी और एनडीए और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 नेता कौन हैं और वो क्यों पलटी मारने की सोच रहे हैं। देखिए, इनमें जो पहला नाम है वो है उमर अब्दुल्ला का। खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उन्हें एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी तो उमर इंडी ब्लॉक के हिस्सा हैं, लेकिन अब उन्हें इंडी ब्लॉक में रहने का या कांग्रेस के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अब वो फ़ायदा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तो कुछ वैल्यू ऐड कर नहीं पा रही है। जम्मू में बिल्कुल वो साफ़ हो गई है। उसकी जो 6 सीटें आई हैं वो कश्मीर वैली से आई हैं, और उस कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पे कांग्रेस वो 6 सीटें वैली से जीत गई, वरना उनका तो सुपड़ा साफ हो जाता। दूसरी बात क्या है कि कोई हिंदू एमएलए नहीं बचा कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में,
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती थी कि कम से कम कांग्रेस तो हिंदुओं के बीच में जाकर के कुछ सीटें जीत लें, ताकि ये आरोप ना लगे कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास एक भी हिंदू एमएलए नहीं है, तो वो अब किसी काम के नहीं रहे उमर अब्दुल्ला के। और पीडीपी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है जम्मू कश्मीर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है, उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगता है कि अगर वो नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेते हैं तो अब पीडीपी इस स्थिति में नहीं है कि वो इस मुद्दे को भुना करके उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे। ये उमर अब्दुल्ला को ऐसा लगता है, हालांकि पार्टी में अभी ये मंथन चल रही है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो 6 एमएलए हैं उनमें से 4 वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा आपको कि उमर अब्दुल्ला को अब ये लगता है कि भाई अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिला भी लेते हैं तो पीडीपी चूँकि इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कश्मीर घाटी में, तो वो उनको कोई चुनौती नहीं दे पाएगी और कोई पॉलिटिकल नुकसान उनको नहीं होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि वो एनडीए अगर ज्वाइन करती है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी दें, तभी वो ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, वैसे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों ने कह रखा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ नहीं है। हाँ, उन्होंने एक कंडीशन जरूर लगाया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वैसे संडे गार्डियन में एक खबर छपी है जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे भी सकती है अगर उसे ये आश्वासन मिले कि वो ज्वाइन करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए को, तो शायद ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए जम्मू कश्मीर को। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि अमित शाह ये भी कह चुके हैं कि भाई हम पूर्ण राज्य का दर्जा तो देंगे, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है। और जिस तरह की हिंसा की खबरें कश्मीर से आती रहती हैं, वैसे में शायद अभी ये संभव ना हो। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी संसद में अपनी संख्या और बढ़ाना चाहती है, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहती है कि हम आपके साथ आ जाएंगे, देखिए उसके सांसद तकरीबन 2 सांसद उसके लोकसभा में हैं, करीब 3 सांसद उसके राज्यसभा में हैं, तो कुल मिलाकर के संख्या तो बढ़ेगी, एनडीए की संख्या बढ़ेगी। तो इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी शायद इसके लिए राजी हो जाए। हालांकि जैसा मैंने कहा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो स्टेटमेंट्स रिसेंट के हैं, उन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या जो मोदी सरकार है वो इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में। ऐसी चर्चा जरूर है कि उमर अब्दुल्ला एनडीए में आने के लिए ऐसी शर्त लगा रहे हैं कि अगर वो आ जाएं तो उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि अगर वो ज्वाइन करती है एनडीए तो जो उनके पिता हैं फारूक अब्दुल्ला, उनको कोई बढ़िया पद नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मिल जाए, इसके लिए शायद बातचीत चल रही है। और ये मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, नरेंद्र मोदी उनको कैबिनेट बर्थ दे सकते हैं अगर एनडीए में वो आ जाएं, उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी। तो कैबिनेट बर्थ देना फारूक अब्दुल्ला के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, ये जो पूर्ण राज्य वाला जो मामला है, ये इतनी आसानी से हो जाएगा, इसमें मुझे संदेह लगता है। लेकिन चूंकि भाजपा का भी कमिटमेंट है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा आज न कल तो देगी, इस वक्त भले वो तैयार ना हो, लेकिन राजनीति में जब डील होती है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पे कि बातचीत चल रही है। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं उनसे ये, और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बातचीत तो चल रही है। उमर अब्दुल्ला की मांग है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वो उस पर भाजपा कितनी जल्दी ये पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, ये भी देखने वाली बात है। दूसरी मांग उनकी है कि फारूक अब्दुल्ला जो हैं उनको कैबिनेट में कोई बढ़िया मिनिस्ट्री मिले, वो हो सकता है। तो अभी ये उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि एनडीए को ज्वाइन किया जाए, ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। उमर अब्दुल्ला के बाद जो दूसरा नाम है जो एनडीए ज्वाइन करने के बारे में जो चर्चा हो रही है, वो नाम है शरद पवार का। अब महाराष्ट्र में हुई करारी पराजय के बाद शरद पवार निराश हो गए हैं। अजीत पवार ने तो उनकी पार्टी उनसे छीन ली है। अब विधानसभा चुनाव में जिस तरह की शानदार सफलता और प्रदर्शन अजीत पवार की पार्टी की रही है, तो उससे तो यही लग रहा है कि जनता ने भी अब ये मान लिया है कि वही असली एनसीपी है और ये शरद पवार की बहुत बड़ी हार है, करारी हार है। अब खबर ऐसी आ रही है कि उनकी पार्टी के जो 8 एमपी हैं शरद पवार की पार्टी के, उनमें से ज़्यादातर खेमा बदलकर अजीत पवार के साथ जा सकते हैं।
अब इस बीच अजित पवार अभी कुछ दिनों पहले शरद पवार से उनके जन्मदिन पर मिले थे। खबर यह है कि दोनों पक्ष में अब एकजुट हो जाने या मर्जर की बात चल रही है। देखिए, शरद पवार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उनके एमपी ही भागने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो मर्जर कर लें, वरना आगे भी उनकी बेइज्जती होगी। अब ये समझने की बात है, देखिए शरद पवार अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स खेल चुके हैं। उनका एक ही कंसर्न है कि किसी तरह से सुप्रिया सुले की जो उनका जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, उसको एक रास्ता दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और जो खबर आ रही है महाराष्ट्र से वो ये बता रही है कि अजित पवार ये आश्वासन दे रहे हैं कि भाई एक रिस्पेक्टफुल सेटलमेंट होगा, ये जो मर्जर होगा और ये जो एकीकरण होगा उसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले इन दोनों का ख्याल रखा जाएगा। शरद पवार पार्टी और परिवार के मुखिया बने रहेंगे और सुप्रिया सुले को भी केंद्र में कहीं ना कहीं एडजस्ट उनको किया जाएगा, शायद मंत्रालय भी उनको दिया जाए। अजित पवार ये आश्वासन शरद पवार को दे रहे हैं। अब शरद पवार भी रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी से मिले हैं। अब वो अपने साथ 2 किसानों को लेकर के गए थे, लेकिन शरद पवार आप समझ लीजिए कि वो एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो वो सिर्फ किसानों के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री से मिले हों ऐसी बात तो हो नहीं सकती। उनकी 1-to-1 मीटिंग भी हुई है जैसी खबरें आ रही हैं। तो शरद पवार का नरेंद्र मोदी से मिलना, अजीत पवार का ये आश्वासन देना कि आप मर्जर कर लीजिए और हम आपका और सुप्रिया सुले का ख्याल रखेंगे, इन सबों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शरद पवार और अजित पवार इन दोनों की पार्टियां फिर से एक हो जाएंगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी का हाथ संसद में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये 2 जो ऐसे नेता हैं, उमर अब्दुल्ला और शरद पवार, इनकी बातचीत चल रही है एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, ऐसी खबरें हैं। और ये इन खबरों में काफ़ी क्रेडिबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि ये खबरें चारों तरफ से आ रही, कई तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिस तरह से ये 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और कांग्रेस की स्थिति जितनी खराब हुई है, तो इंडी गठबंधन के भीतर एक बिखराव शुरू हो गया है। अब अगर ये दोनों नेता पलटी मारते हैं तो एनडीए की संख्या लोकसभा में 300 के पार हो जाएगी जी, और मोदी के हाथ और भी मजबूत होंगे, विपक्ष और भी कमज़ोर होगा और राहुल गांधी का तो जो पॉलिटिकल करियर है वो लगभग खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब पार्टी के भीतर उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और उस नई चुनौती का नाम है प्रियंका गांधी। देखिए, कांग्रेस में एक बहुत बड़ा खेमा है जिसको ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा और वो प्रियंका गांधी की तरफ देख रहे हैं। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस का भला हो सकता है, राहुल गांधी से तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे प्रियंका राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रही हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।